हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की प्रिपरेशन में लॉ ऑफ टॉर्ट्स को यानी कि अपकृत्य विधि को कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे से कवर करेंगे। अगर आज आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स पर अच्छे से कमांड बन जाएगा और आपका एआईबी के एग्ज़ाम में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। एआईबी के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में लॉ ऑफ टॉर्ट्स से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इसका वेटेज भी रहेगा तो 5 मार्क्स का रहेगा। इसके साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, एमवी एक्ट भी है, उसको भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस लॉ ऑफ टॉर्ट्स को लेकर के पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1, लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपकृत्य विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अपकृत्य विधि होती क्या है। अपकृत्य विधि हमारे पास भारत में नहीं थी, ये हमने लाई है इंग्लैंड से। ये इंग्लिश कॉमन लॉ से हमने डिराइव्ड किया है और एज इट इज़ भारत में इसको अप्लाई कर लिया, यानी कि इंग्लिश कॉमन लॉ के नियमों को विधि बना करके हमने भारत में लागू कर लिया। तो अपकृत्य विधि जो है उसमें हमने ये मेन ऑब्जेक्ट डाला कि माइनर से माइनर जो एक्ट होता है, इलीगल एक्ट होता है, जिससे किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स यानी कि कानूनी अधिकार वायलेट होते हैं और उसको डैमेज होता है, तो उसको कंपनसेट किया जा सके, यानी कि उसको मुआवजा या क्षतिपूर्ति दी जा सके, इसलिए ये कानून लाया गया। तो इसका उद्देश्य पीड़ित को मुआवजा देना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स यानी कि अपकृत्य विधि जो है वो संहिताबद्ध कानून नहीं है, असंहिताबद्ध कानून है। तो सर संहिताबद्ध कानून और असंहिताबद्ध कानून क्या होता है? मतलब कि कोडिफाई लॉ और अनकोडिफाई लॉ क्या होते हैं? कोडिफाई लॉ का मतलब होता है वो कोड, वो कानून जो सेक्शंस और चैप्टर में डिवाइड होते हैं, और अनकोडिफाई लॉ का मतलब होता है कि जिनमें धाराएं और अध्याय नहीं होते हैं, जैसे मुस्लिम लॉ हो गया और लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, आज के वीडियो में ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है मतलब अपकृत्य विधि है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में अच्छे से बिठा लूँगा और दावा करता हूँ कि आपके सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे एआईबी के एग्जाम में। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में टॉर्ट शब्द का अर्थ क्या है, मतलब टॉर्ट किसे कहेंगे? देखो जनरली इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सिविल रॉन्ग, एक सिविल अपराध। तो ये जो सिविल रॉन्ग है इसका आंसर तो वैसे हो जाएगा गलत कार्य, सिविल रॉन्ग, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन टॉर्ट का जो मतलब होता है वही होता है, टॉर्ट किसी व्यक्ति के सिविल अधिकारों को उल्लंघन है। तो टॉर्ट शब्द आया कहाँ से? टॉर्ट शब्द जो है वो इंग्लिश वर्ड है और हम हिंदी में इसे कहते हैं अपकृत्य। टॉर्ट लैटिन भाषा के टॉर्टम से आया है। ये भी बात कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि टॉर्ट शब्द कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा के टॉर्टम शब्द से लिया गया। तो टॉर्टम का मतलब क्या होता है? टॉर्टम का मतलब होता है विधि विरुद्ध आचरण करना, कानून के विरुद्ध जाकर के आचरण करना, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता हो। तो अगर इसको डिफाइन किया जाए तो क्या होगा? किसी व्यक्ति के सिविल अधिकारों का उल्लंघन करना अपकृत्य यानी कि टॉर्ट कहलाता है। और जो व्यक्ति टॉर्ट करता है, इसके दो पक्षकार होंगे। जो व्यक्ति टॉर्ट कर रहा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे टॉर्टफीजर, और जिसके यानी कि अपकृत्यकर्ता, और जिसके विरुद्ध जिसके लीगल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है उसको हम कहेंगे पीड़ित पक्षकार, सदपक्षकार कहेंगे, ठीक है। तो ये एक सिविल नेचर का होता है, इसलिए हम इसे सिविल रॉन्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टॉर्ट की उत्पत्ति किस देश के कानून से हुई मानी जाती है? अभी मैंने बताया आपको इंग्लैंड से आया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर होंगे कि आपका टॉर्ट को लेकर के एक्स्ट्रा कुछ भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, लॉ ऑफ टॉर्ट्स को किस प्रकार के कानून का हिस्सा माना जाता है? तो लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो एक सिविल कानून है। सिविल कानून हम इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ ये सेक्शन 9 सीपीसी से भी कवर हो रहा है, क्योंकि वहाँ भी क्या लिखा हुआ है सेक्शन 9 में, नेचर ऑफ द सिविल सूट्स, यानी कि सिविल न्यायालय सभी सिविल मामलों की सुनवाई अधिकारिता रखता है। तो
किसी व्यक्ति के लीगल राइट वायलेट होते हैं, हालांकि उसके साथ में कोई अपराध नहीं होता है, लेकिन उसके राइट वायलेट होने की वजह से उसको डैमेज होता है, तो उस डैमेज के लिए वो कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति लेने के लिए सिविल न्यायालय में जा सकता है। और मुआवजे के लिए हमेशा ही सिविल न्यायालय में जाया जाएगा, और वहाँ पर वादी और प्रतिवादी बनेंगे, दो पक्षकार बनेंगे, वादी और प्रतिवादी। वादी वो बनेगा जिसके सिविल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, प्रतिवादी वो बनेगा जिसने टॉर्ट कमिट किया है। तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो एक सिविल कानून है, प्योर सिविल कानून है, ठीक है। इस पर प्रोसीडिंग कौन सी प्रोसीडिंग लागू होगी? सीपीसी की सेक्शन 141 के तहत जो प्रोसीडिंग होती है वही प्रोसीडिंग सिविल ये टॉर्ट्स के मामलों पर भी लागू होगी, आपको ये भी जानना चाहिए। नेक्स्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंतर्गत किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कौन सी मुख्य शर्त होती है? देखो, लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या होगा, जब किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होगा तभी तो वह व्यक्ति कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जाकर कौन से कोर्ट में जाएगा? सिविल कोर्ट में जाएगा। क्या मांगेगा? रेमेडी मांगेगा, सिविल यानी कि क्षतिपूर्ति का दावा ला सकता है। तो इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है, जिसके लिए जो पीड़ित पक्षकार होगा वो सिविल न्यायालय में जाएगा, वादी बनेगा और क्षतिपूर्ति के लिए दावा लाएगा। तीनों बातें आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए हैं, तीनों बातें क्लियर हो गई है। तो ऑप्शन सी, किसी के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होना, ये ही टॉर्ट कहलाता है। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, लॉ ऑफ टॉर्ट्स का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या है जो ये बताता है कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए उत्तरदायित्व होगा? तो इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो है ड्यूटी ऑफ केयर, विधिक कर्तव्यों का पालन। अब देखो, आपको मैं ये भी समझा देता हूँ कि टॉर्ट दो तरह से कमिट हो सकते हैं। टॉर्ट को दो तरह से कमिट किया जा सकता है, या तो फिर आप किसी व्यक्ति के सिविल अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हो, या कोई व्यक्ति अपने सिविल कर्तव्यों का पालन करने में चूक करता है। दो तरीके से, फिर से मैं कह रहा हूँ, दो तरीके से टॉर्ट कमिट होता है। या तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लीगल राइट वायलेट करेगा, या फिर वो व्यक्ति खुद के अपने सिविल ड्यूटीज लाइबिलिटीज जो होगी उसको फुलफिल नहीं करेगा, तब भी टॉर्ट कमिट होगा। दो ही तरीके से टॉर्ट कमिट होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यूटी ऑफ केयर, विधिक कर्तव्यों का पालन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, लॉ ऑफ टॉर्ट्स का आधार किस प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्रित है? लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार, विधिक अधिकारों के बारे में बात की गई है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ टॉर्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है? ये भी कई बार पूछा जाता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट क्या होता है? देखो, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। लॉ ऑफ टॉर्ट्स सामंड की अवधारणा थी, ये थ्योरी सामंड लेकर के आए थे, और वो कहते थे कि जो टॉर्ट्स है वो स्पेसिफाइड है, मतलब कि फिक्स है, जो एक लिस्ट बनी हुई है उतने ही होते हैं, उनके अलावा नहीं होते। ये सामंड का मानना था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, लॉ ऑफ टॉर्ट, ये थ्योरी विनफील्ड लेकर के आए थे। विनफील्ड का मानना था कि टॉर्ट तो कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, कभी भी हो सकता है, और कोई भी नया टॉर्ट भी बन सकता है, तो उनका ये मानना था। तो जो मेन डिफरेंस है वो यही है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में और ये लॉ ऑफ टॉर्ट में, तो यही मेन इन दोनों के बीच में रीजन है, रीजन का डिफरेंस है। और फिलहाल दोनों ही थ्योरी को अप्रूव किया गया है कोर्ट में, और वो केस था, आप ध्यान रखना, एसबी बनाम वाइट का केस। इसे मैं आगे बताऊंगा, एसबी बनाम वाइट के केस को पूरे अच्छे से इसी वीडियो में पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं बता देता हूं कि लॉ ऑफ टॉर्ट सामंड लेकर के आए थे और लॉ ऑफ टॉर्ट विनफील्ड लेकर के आए थे। एक में स्पेसिफाइड टॉर्ट्स है यानी कि सामान्य गलतियां, ऑप्शन बी, दूसरे में सारे टॉर्ट्स आ जाएंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एप्रोप्रिएट आंसर तो ऑप्शन बी होगा। और मैंने इसके आंसर दूसरे आंसर भी बता दिए, हो सकता है ईआईबी के एग्जाम में कोई दूसरे आंसर हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है एक फिक्स लिस्ट बना दी गई थी कि इतने ये टॉर्ट्स होते हैं, वही टॉर्ट्स लॉ ऑफ टॉर्ट्स बने। तो सामंड की अवधारणा ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, टॉर्ट्स में किस सिद्धांत के आधार पर किसी कार्य का उत्तरदायित्व निश्चित किया जाता है जब कार्य में लापरवाही होती है? जब कार्य में लापरवाही होती है तो किस आधार पर हम मानेंगे? तो इसका आंसर होगा रेस इप्सा लोक्यूटर। ये लैटिन की मैक्सिम है, इसका मतलब होता है घटनाएं स्वयं बोलती हैं। इसका मतलब होता है कि मान लो कोई गाड़ी, कोई व्हीकल है और वो सड़क पर ऐसे ही पड़ी है और आसपास खून बिखरा हुआ है और कांच टूटे हुए हैं, गाड़ी पूरी टूटी हुई है, तो वो परिस्थितियाँ खुद बता रही है कि उस कार का एक्सीडेंट हुआ है। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में किसी व्यक्ति की संपत्ति, शरीर, अधिकार को नुकसान पहुंचाने पर कौन सा उत्तरदायित्व स्थापित होता है? देखो, किसी व्यक्ति की संपत्ति के प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी टॉर्ट होता है, बॉडी के अगेंस्ट भी होता है और राइट के अगेंस्ट भी होता है। तो इसको मानेंगे कि इसका जो सही आंसर है वो है सिविल उत्तरदायित्व, यानी कि सिविल लाइबिलिटी क्रिएट होती है। और सिविल लाइबिलिटी क्रिएट होने पर जिसका अधिकारों का, जिसकी संपत्ति को नुकसान हुआ है, जिसकी बॉडी को नुकसान हुआ है, शरीर को नुकसान कारित किया गया है या फिर जिसके अधिकारों को उल्लंघन किया गया है, तो वो पीड़ित पक्षकार न्यायालय में जाएगा, सिविल न्यायालय में, और एक सिविल वाद लेकर के आएगा जिसकी प्रोसीडिंग सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के धारा 141 के तहत होगी। ठीक है, एज ए सिविल सूट माना जाएगा, वादी प्रतिवादी बनेंगे। ठीक है, और मुआवजे के लिए दावा लाया जाएगा। तो ऑप्शन बी सिविल लाइबिलिटी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डैमनम साइन इंजूरिया का क्या मतलब होता है? देखो, पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट दो लैटिन की मैक्सिम पर आधारित है, इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया। पहले आपको ध्यान में रखना है, इंजूरिया साइन, या इसे सिने भी कहते हैं, इंजूरिया सिने डैमनम और डैमनम सिने इंजूरिया ये भी कहते हैं। लेकिन ये पूछा गया है, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। इंजूरिया सिने डैमनम का मतलब होता है आपको इंजरी तो हुई है, मतलब आपके लीगल राइट वायलेट तो हुए हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह का कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आपके लीगल राइट वायलेट हुए हैं। हालांकि आपको 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ है, उसके बाद भी आप सिविल न्यायालय में जाकर के क्षतिपूर्ति के लिए दावा ला सकते हो। ये टॉर्ट की अवधारणा है, ये कॉन्सेप्ट है, ये अभी आपको ध्यान में रखना है। डैमनम साइन इंजूरिया इसका उल्टा है, मतलब आपको नुकसान हुआ है लेकिन आपको आपके कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हुए हैं, मतलब आपके लीगल राइट वायलेट नहीं हुए हैं लेकिन आपको नुकसान हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपकी कोई दुकान है मार्केट में, मोबाइल की या कपड़ों की, कुछ भी दुकान हो सकती है, दिवाली आ रही है तो फटाकों की दुकान है, तो आपके कंपटीटर ने या आपके पड़ोसी ने आपके जैसा ही एक दुकान बना ली पटाखों की। ठीक है, तो क्या होगा, क्या आपका मार्केट टूट जाएगा ना, आपके कस्टमर टूट जाएंगे। तो क्या आप उसके खिलाफ विरुद्ध न्यायालय में जाकर के वाद ला सकते हो? नहीं ला सकते, क्योंकि आपको नुकसान जरूर हुआ है लेकिन आपके लीगल राइट वायलेट नहीं हुए हैं। तो डैमनम साइन इंजूरिया को ऐसे ही ध्यान में रखना है। इसका एक केस भी था, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल, डैमनम साइन इंजूरिया वाला। 2 स्कूल थी जिसमें एक स्कूल ने अपनी फीस को कम कर लिया था, जिसकी वजह से पहली वाले स्कूल के बच्चे दूसरी वाले स्कूल में आकर के पढ़ने लग गए थे। पहली वाले स्कूल को अपनी फीस कम करनी पड़ी थी, वो फिर कोर्ट में गया, ये सारा बात जो है वो न्यायालय के समक्ष रखी, लेकिन न्यायालय ने बोला, ये माना, तय किया कि अभी निर्धारित किया कि किसी भी व्यक्ति के जो स्कूल बनी है नहीं, उसने आपकी स्कूल के लीगल राइट को वायलेट नहीं किया है, मतलब आपके लीगल राइट वायलेट नहीं हुए हैं, तो इसलिए आप उसके खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा नहीं ला सकते हैं। ये ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल के केस में बोला गया था, डैमनम साइन इंजूरिया का केस है। तो इसका होगा डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन पूरा देखना, थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, रीज़न है क्योंकि मैं इसमें पूरे कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ, लेकिन ये एक बार लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन अगर आपने पूरा देख लिया ना, तो आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स को लेकर के फिर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में किस प्रकार का उत्तरदायित्व होता है? सिविल उत्तरदायित्व होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस सिद्धांत के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी सहमति से प्राप्त हानि के लिए दावा नहीं कर सकता? तो ये है, आपने बीएनएस में पढ़ा होगा, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया।
अगर कोई व्यक्ति सहमति दे देता है तो फिर सहमति देने के बाद भले उसको डैमेज हुआ हो, उसके लिए फिर अपन न्यायालय में जा करके दावा नहीं ला सकते, तो वो व्यक्ति दावा नहीं ला सकता। वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया एक लैटिन की मैक्सिम है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति खुद सहमति दे देता है टॉर्ट करने के लिए, टॉर्ट उसके विरुद्ध उसके लीगल राइट वॉलेट करवाने के लिए, तो फिर वो खुद न्यायालय में जा करके दावा नहीं ला सकता, कंसेंट दे देता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होगा कि मान लो कोई ऐसा, मतलब मान लो एक एग्जांपल देता हूँ वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया का, कि अगर कोई व्यक्ति आकर के कहता है कि मैं आपसे बॉक्सिंग करना चाहता हूँ, और कोई व्यक्ति आपसे बॉक्सिंग कर रहा है, वो बॉक्सिंग करते करते उस व्यक्ति के पंच मार देता है और उसको लीगल डैमेज हो जाता है या धक्का मार देता है, उसको किसी तरह की इंजरी हो जाती है या असॉल्ट हो जाता है, मान लो उसको मुक्का दिखाते ही वो डर जाता है, एकदम सहम जाता है, तो उसके लिए फिर वो न्यायालय में जाकर के सिविल सूट लेकर के नहीं आ सकता, क्योंकि उसने खुद ही कंसेंट दे दी थी कि वो उसके साथ में बॉक्सिंग करना चाह रहा था। ठीक है, तो ये आपका हो गया वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अगर आपने सहमति दे दी है तो फिर उसके लिए फिर आप दावा नहीं लाओगे। ये एक जनरल एक्सेप्शन है जो कि इसमें भी है, आईपीसी में भी होते थे और इसमें भी है, तो इस वाले में भी अच्छे से कवर करेंगे। खूब सारे जनरल एक्सेप्शन हैं, हम एक एक को अलग से पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। 100 क्वेश्चंस हैं तो अच्छे से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मुख्य सिद्धांत क्या है जिसमें कहा गया है कि किसी के अधिकार का उल्लंघन करने वाले को मुआवजा देना होता है? तो ये मुआवजे का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन पुनर्स्थापन का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ड्यूटी ऑफ केयर का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कौन सा मामला सबसे पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का उदाहरण बना था? देखो, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जिसे पूर्ण नहीं, सख्त कठोर दायित्व के नाम से भी जाना जाता है। तो कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू किया था रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के केस में। अब ये केस क्या था पूरा ही समझा देता हूँ। रायलैंड्स और फ्लेचर, इसमें रायलैंड्स वादी है, फ्लेचर प्रतिवादी है। फ्लेचर के पास में मील थी और रायलैंड्स के पास में खदान थी। तो मील के मालिक फ्लेचर ने अपने भूमि पर एक कृत्रिम वो टांके के टाइप में बना रहा था जिसमें पानी स्टोर कर सके उसकी मील के लिए। वहाँ उसने एक कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया और ठेकेदार को बुलाया। ठेकेदार ने सारा जांच पड़ताल की, फिर वहाँ पर वो टांका बनाया उसने पानी का, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके नीचे सुरंगें भी हैं जो फ्लेचर के खजानों तक जाती हैं। तो पानी वहाँ से लीकेज हो गया, चला गया और उसकी खजानों में रायलैंड्स की खजानों में पानी भर गया। तो जिसकी वजह से रायलैंड जो है वो अपने खजानों में काम नहीं कर सकता, उसको नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। ये केस लेकर के वो न्यायालय में गया, सिविल सूट लेकर के गया और ये जो फ्लेचर है इसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वाद लेकर के आया। कोर्ट ने माना कि रायलैंड्स के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और भले ही फ्लेचर की कोई गलती नहीं थी। यहाँ देखो, ये यहाँ पर इंटेंशन भी नहीं है फ्लेचर की, इसने कोई गलत काम भी नहीं किया, इसने इसके लीगल राइट भी वॉलेट नहीं किए, लेकिन फिर भी ये लायबल है कंपनसेट करने के लिए। क्यों लायबल है कंपनसेट करने के लिए? क्योंकि ये कठोर दायित्व के अधीन आ रहा है। कठोर दायित्व का मतलब होता है आपके पास कोई ऐसा सामान है, ऐसी कोई चीज़ है जो आपके कंट्रोल से बाहर चली जाए और दूसरों को हानिकारित करे, यानी कि क्षतिकारित करे, डैमेज कर रही है, तो फिर आप उसके लिए लायबल हो जाओगे। भले आपने कुछ गलत काम किया हो, किसी के लीगल राइट वॉलेट किए हो ना किए हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो केस है ऑप्शन बी, रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर। नेक्स्ट, उबी जस इबी रेमेडियम सिद्धांत का क्या मतलब है? उबी जस इबी रेमेडियम का मतलब होता है जहां अधिकार है वहां उपाय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार के टॉर्ट में कोर्ट रीजनेबल केयर के सिद्धांत का पालन करता है? तो रीजनेबल केयर का सिद्धांत लागू होगा आपके
ऑप्शन ए में नेग्लिजेंस, लापरवाही के मामले में किया जाता है। डिफॉर्मेशन में नहीं है, न्यूसेंस में भी नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजेंस के मामले में रीजनेबल केयर का सिद्धांत लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में किस तरह के कार्य के लिए मुआवजे का दावा किया जाता है? तो कब लाओगे मुआवजे का दावा? जब सिविल अधिकारों को उल्लंघन होगा। कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार, विधिक अधिकार, सिविल अधिकार भी कहते हैं, विधिक अधिकार भी कहते हैं और कानूनी अधिकार भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्शनेबल पर से का सिद्धांत क्या बताता है? एक्शनेबल पर से का सिद्धांत बताता है एक्शनेबल पर से, प्रिंसिपल ऑफ एक्शनेबल पर से का मतलब होता है बिना हानि के कार्रवाई संभव है। बिना हानि के कार्रवाई संभव है, यानी कि आपको अगर इंजरी हुई है, आपके लीगल राइट वायलेट हुए, आपको डैमेज किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है, ठीक है, फिर भी आप सिविल सूट सिविल कोर्ट में दायर कर सकते हो और क्षतिपूर्ति के लिए वाद ला सकते हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, टॉर्ट्स में इंजुरिया साइन डैमने का मतलब क्या होता है? इंजुरिया साइन डैमनम का मतलब होता है कि आपको आपके लीगल राइट वायलेट हो गए हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ है, यानी कि 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ है, आर्थिक हानि नहीं हुई है, लेकिन आपके लीगल अधिकारों का उल्लंघन हो गया है। इसके लिए मशहूर केस है एसपी बनाम वाइट का केस। एसपी वादी होगा और वाइट प्रतिवादी होगा। निर्वाचन अधिकारी था वाइट, जिसने एसबी को वोट देने से रोक दिया था। हालांकि वो एसबी जिसको वोट देना चाह रहा था वो प्रत्याशी जीत गया था चुनाव में, लेकिन ये दावा जब लाया गया कोर्ट में, एसबी ने जब ये दावा लाया कोर्ट में और कहा कि मेरे विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है क्योंकि मुझे मतदान करने का अधिकार था और वाइट ने मुझे रोका था, तो उनको रोकने का कोई अधिकार नहीं था। और वाइट ने अपने बचाव में कोर्ट को कहा कि ये जिसको वोट देना चाह रहा था वो तो ऑलरेडी जीत चुका है, तो किस बात का हम इसे कंपनसेट करें। फिर कोर्ट ने जो डिसाइड किया वो कहा कि भले ही उनको एसबी को आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसके लीगल राइट तो वॉलेट हुए ना, उसको मतदान करने का तो अधिकार था, वोट देने का तो अधिकार था, वोट नहीं दे सका, इसका मतलब उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, इसका मतलब आपको उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देनी ही पड़ेगी। बहुत मशहूर केस है एसबी बनाम वाइट का, ये आपको ध्यान ही रखना चाहिए। तो इसका मतलब होगा इंजरी विदाउट डैमेज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, टॉर्ट्स के अंतर्गत न्यूसेंस का क्या मतलब होता है? न्यूसेंस का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, तो ऑप्शन डी इसका। और ये न्यूसेंस भी 2 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट। पब्लिक का मतलब होता है जनसाधारण, पूरे आसपास के लोग, सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो होगा पब्लिक, और किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध होगा तो वो प्राइवेट हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे इसको अच्छे से। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कौन से सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति तभी हानि के लिए उत्तरदायी होगा जब उसने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया हो? तो ये सवाल जो है बहुत अच्छा है कि वो कौन सा सिद्धांत है जो आपको बताना है। कोई व्यक्ति तभी हानि के लिए उत्तरदायी होगा जब उसने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया हो। तो इसका सिद्धांत है ड्यूटी ऑफ केयर, देखभाल का कर्तव्य, यानी कि अपने लीगल ड्यूटीज को नहीं निभाना, ये भी टॉर्ट कमिट होता है इससे भी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, ट्रेसपास टू लैंड का क्या मतलब है? ट्रेसपास का मतलब होता है अतिचार, अतिचार करना, हिंदी में से अतिचार कहते हैं, और ये होता है किसी की संपत्ति में उसकी अनुमति के बिना चले जाना। तो ये एक अपराध है, जैसे आईपीसी में तो है ही अपराध, बिल्कुल इसके लिए सज़ा का प्रावधान भी है, बीएनएस में भी अभी है फिलहाल। आईपीसी बीएनएस ने आईपीसी को रिप्लेस कर दिया है। तो हम बात करेंगे कि ट्रेसपास का मतलब क्या होता है। देखो, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। ए जो है, ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति के कमरे में, वो बी का दोस्त होता है, वो वैसे ही बी के कमरे में ऐसे ही घूम के टहल के आ जाता है बिना उसकी परमिशन के। तो अब यहाँ पर ए के तो लीगल राइट वॉलेट हो गए ना, ए की प्राइवेसी वॉलेट हो गई, क्योंकि बी को ये अधिकार ही नहीं था कि वो ए के कमरे में बिना उसकी परमिशन के जा सके। तो यहाँ पर ए के लीगल राइट वॉयलेट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये जो है वो ट्रेसपास का मामला हो जाएगा। ज़मीन में घुसपैठ करना बिना अनुमति के, ये भी अपकृत्य में आता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, डिफामेशन किस प्रकार का टॉर्ट है?
डिफॉर्मेशन का मतलब होता है मान हानि करना। मान हानि दो तरह से की जाती है, एक अपमान लेख के द्वारा, दूसरा अपमान वचन के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये आईपीसी बीएनएस में तो पनिशेबल ऑफेंस ही है, साथ में इसके अंदर टॉर्ट में, अपकृत्य विधि में केवल और केवल अपमान लेख ही माना जाएगा अपकृत्य। तो ये हो जाएगा किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन करना, वॉयलेशन ऑफ पर्सनल राइट। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्राइवेट न्यूसेंस का उद्देश्य क्या होता है? प्राइवेट न्यूसेंस में क्या होता है? न्यूसेंस का मतलब होता है डिस्टर्ब करना। जैसे रात को 10 बजे के बाद में डीजे लगाना, ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, जजमेंट है, जिसमें रात को 10 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजा सकते। अगर बजाते हो तो राइट टू स्लीप वायलेट होती है। सभी व्यक्तियों के जो राइट टू स्लीप का जो अधिकार है वो वायलेट होता है। तो इसलिए रात के 10 बजे के बाद अगर आप डीजे चलाते हो, बजाते हो, तो ये भी एक टॉर्ट कहलाता है। तो इसे हम न्यूसेंस कहते हैं। न्यूसेंस का मतलब होता है डिस्टर्ब करना लोगों को। तो अगर बहुत से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं तो पब्लिक न्यूसेंस, और कोई व्यक्ति विशेष हो रहा है तो प्राइवेट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत संपत्ति और अधिकार की सुरक्षा। ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं लग रहा है, लेकिन ये आंसर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। आपको ये समझना है व्यक्तिगत या व्यक्ति विशेष, अगर कोई परेशान हो रहा है तो फिर वो टॉर्ट प्राइवेट न्यूसेंस वाला टॉर्ट माना जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही है, लेकिन इसको थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन आप समझ लेना थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का क्या अर्थ है? कॉन्ट्रीब्यूटरी यानी कि योगदायी उपेक्षा कहते हैं इसे हम। इसका मतलब होता है कि वादी की भी उतनी ही गलती है जितनी प्रतिवादी की गलती है। जो भी टॉर्ट हुआ है उस टॉर्ट में टॉर्ट फीजर की भी उतनी गलती है जितनी उस पीड़ित पक्षकार की है। दोनों की बराबर की गलती होती है, ये मतलब होता है। तो जब दोनों पक्ष दोषी हो, गलती पर हो, तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का टॉर्ट कमिट हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, टॉर्ट्स में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का क्या अर्थ है? यानी कि हम इसे कहते हैं मिथ्या कारावास। मिथ्या कारावास का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना बंदी बनाना। ये आईपीसी में, बीएनएस में भी पनिशेबल ऑफेंस है। वो हम इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी कि सदोष परिरोध, किसी व्यक्ति को चारों दिशाओं में जाने से रोकना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाता है, सदोष परिरोध कहलाता है। एक होता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट यानी कि किसी व्यक्ति को एक ही दिशा में जाने से रोकना। तो यहाँ अपकृत्य में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को टॉर्ट माना गया है, रेस्ट्रेंट को टॉर्ट नहीं माना गया है। तो अगर किसी व्यक्ति को चारों दिशाओं में जाने से रोका जाता है, बंदी बनाया जाता है उसकी बिना सहमति के, तो वो टॉर्ट कमिट हो जाएगा उसमें, और उसके लिए फिर वो सिविल कोर्ट में क्षतिपूर्ति के लिए वाद ला सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती बंदी बनाना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में किस सिद्धांत के तहत कार्य किया जाता है जब नुकसान स्पष्ट रूप से किसी की गलती के कारण हुआ हो? लॉ ऑफ टॉर्ट्स में किस सिद्धांत के तहत जब नुकसान स्पष्ट रूप से किसी की गलती के कारण हुआ हो? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके रेस इप्सा लोक्यूटर यानी कि घटना स्वयं बोलती हो। यही सिद्धांत है जो लागू होता है जब नुकसान स्पष्ट रूप से किसी की गलती के कारण होता है और परिस्थितियां स्वयं बता देती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किस सिद्धांत में हानिकारक गतिविधि करने पर बिना किसी अपवाद के उत्तरदायित्व होता है, भले ही कोई सावधानी बरती गई हो या नहीं बरती गई हो? देखो, दो सिद्धांत बने थे, एक पूर्ण दायित्व का, एक कठोर दायित्व का। तो किस सिद्धांत में हानिकारक गतिविधि करने पर बिना किसी अपवाद के तो बिना किसी अपवाद के पूर्ण दायित्व होगा। मैंने आपको अभी बताया है कि दो तरह के आपकी लायबिलिटी बनती है, एक बनती है कठोर दायित्व, दूसरी बनती है पूर्ण दायित्व। कठोर दायित्व में मान लेते हैं कुछ अपवाद भी होते हैं, उसमें लायबिलिटी बनती है, लेकिन टॉर्ट फीजर की लायबिलिटी बनती है, यानी कि अपकृत्यकर्ता पर दावा लाया जा सकता है,
लेकिन वो उसके बाद में बचाव भी होते हैं, ठीक है। लेकिन पूर्ण दायित्व का मतलब हो गया, पूर्ण दायित्व में किसी भी प्रकार के कोई भी जनरल एक्सेप्शन यानी कि बचाव नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट लायबिलिटी, पूर्ण उत्तरदायित्व। ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टॉर्ट्स में नेग्लिजेंस का क्या मतलब है, या नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, उपेक्षा का क्या मतलब होता है। उपेक्षा का मतलब होता है कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन करना और हानि कारित करना, यानी कि अपने लीगल ड्यूटीज को पूरा नहीं करना, फुलफिल नहीं करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किस सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के प्रति सावधानी बरतने में असफल होने के कारण होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार होता है। तो अपनी संपत्ति और असफल रहता है, तो ऑप्शन हो जाएगा लापरवाही। लापरवाही यानी कि नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस ही कर रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के प्रति सावधानी नहीं बरत रहा है और उससे फिर किसी दूसरे व्यक्ति के लीगल राइट उसको डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विकेरियस लायबिलिटी। विकेरियस लायबिलिटी का मतलब होता है कि कार्य किसी और का और लायबिलिटी किसी और पे आ रही है। इसका सबसे बढ़िया केस है भीम सिंह बनाम जम्मू एंड कश्मीर राज्य। भीम सिंह विधायक थे, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में असेंबली में जा रहे थे, विधानसभा में जा रहे थे। विधानसभा में जाने से ही पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो उन्होंने कहा कि मुझे जाना भी ज़रूरी था, बिना उचित कारण के, रीजनेबल कॉज के, और उनको पकड़ा गया, रोका गया। उन्होंने राज्य के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। राज्य ने, जम्मू कश्मीर राज्य ने कंपनसेट बाद में किया भीम सिंह को, और यही फिर इसी में ये हेल्ड हुआ कि कार्य किसी और का होगा, लेकिन उसके लिए फिर दायित्व भी किसी और का होगा। तो यानी कि नौकर के कार्य के लिए मालिक, एजेंट के कार्य के लिए प्रधान उत्तरदायी होता है। उसी तरह से अगर राज्य के अंदर, राज्य के द्वारा कोई अधिकारी है, नियुक्त अधिकारी, तो फिर उनके द्वारा कोई टॉर्ट कमिट किया जाता है, तो फिर वो टॉर्ट के लिए लायबल राज्य होगा, स्टेट होगा। ये आर्टिकल 300 में भी दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान के अनुच्छेद 300 में ये कह रखा है कि राज्य के विरुद्ध भी टॉर्ट का मुकदमा किया जा सकता है, और राज्य खुद कर सकता है, राज्य भी कर सकता है किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो विकेरियस लायबिलिटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक व्यक्ति अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, एक व्यक्ति दूसरे के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। ये इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकेरियस लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, नेग्लिजेंट मिस स्टेटमेंट किससे संबंधित होता है। तो मैं आपको बता दूं, मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है गलत जानकारी देना। जब आप गलत जानकारी देते हो और उससे किसी को डैमेज होता है, तो फिर टॉर्ट कमिट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पब्लिक न्यूसेंस का क्या अर्थ है। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब क्या होता है। पब्लिक का मतलब होता है समाज के सभी लोगों को, यानी कि सोसाइटी के बहुत से लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किस सिद्धांत के अनुसार हानि की स्थिति में पीड़ित को मुआवजा दिया जाता है। किस सिद्धांत के अनुसार हानि की स्थिति में, यानी कि अंडर विच प्रिंसिपल इज द विक्टिम कंपनसेट इन केस ऑफ हार्म। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट लायबिलिटी, पूर्ण उत्तरदायित्व। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, टॉर्ट में रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का सिद्धांत। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का सिद्धांत यानी कि क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि अगर क्षति, किसी व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए ये देखा जाएगा कि खारिज क्षति और टॉर्ट कमिट जो कर रहा है उनके बीच सीधा संबंध है या नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं है। तो अगर सीधा संबंध है तो फिर ये सिद्धांत लागू हो जाएगा। तो हानि केवल तभी मानी जाएगी जब सीधे संबंधित हो। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल के जरिए इसको अच्छे से समझा देते हैं। मान लो एक व्यक्ति है जो रास्ते से जा रहा है, वो अपने जेब में लेकर के बारूद लेकर के जा रहा है। एक व्यक्ति पीछे से आता है, वो बाइक लेकर के आता है, उसको टक्कर लगाता है,
और वो गिर जाता है, जो व्यक्ति बारूद लेके जा रहा था वो गिर जाता है। अब उसके गिरने से बारूद से बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और धमाके से आसपास के लोगों की जान चली जाती है, बिल्डिंग ढह जाती है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब देखी जाती है, आसपास की बिल्डिंगों में जो भी लोग थे वो भी घायल हो जाते हैं, आग लग जाती है। और जब ये दावा लाया जाता है उस मोटरसाइकिल या जो गाड़ी लेकर के आ रहा था उस व्यक्ति के विरुद्ध, तो उसने कहा कि मैंने ऐसा क्या कार्य कर दिया जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हो गया, मेरा उस जो डैमेज हुआ है उससे कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है मेरा। तो ये माना कोर्ट ने कि उसने उस व्यक्ति को टक्कर मारी तो उससे वो सिर्फ गिर सकता था, इतना सीधा संबंध है। लेकिन उसको ये थोड़ी पता था कि वो बारूद लेकर के जा रहा है, बारूद लेकर के जाने से इतना बड़ा धमाका हो जाएगा। तो डायरेक्ट संबंध, रिलेशन नहीं होने के कारण उस केस में फिर टक्कर मारने वाले व्यक्ति के ऊपर सिविल लाइबिलिटी नहीं बनी। यही होती है सत्य की दुरुस्तता का सिद्धांत। इसको मैंने कॉन्सेप्ट के साथ में आपको अच्छे से उदाहरण से समझा दिया है। तो इसका मतलब होता है जो कार्य सती है और जो हानि है, कार्य सती और टॉर्ट के बीच में सीधा संबंध है या नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एक्ट ऑफ गॉड का क्या अर्थ होता है? टॉर्ट में एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है, यानी कि देवीकृत कार्य क्या होते हैं? वे कार्य जो मानव द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली सती। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डिफामेशन के लिए कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं मान हानि के। एक होता है अपमान लेख के द्वारा, एक होता है अपमान वचन के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 40, बैटरी क्या है? बैटरी को हम संप्रहार कहते हैं। संप्रहार का मतलब होता है ये शरीर के प्रति कारित किए जाने वाले अपराध हैं, ये भी ध्यान रखना है, शरीर के प्रति कारित होने वाले अपराधों में से एक होता है। तो अब संप्रहार का मतलब हो गया कि जब कोई व्यक्ति गुस्से में आकर के सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा टच कर लेता है, छू लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, वो थप्पड़ लगा लेता है, थप्पड़ लगाने के इरादे से उसके कॉलर को पकड़ लेता है, तो कॉलर से पकड़ना ही ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कि उस व्यक्ति ने संप्रहार किया है, बैटरी की है। एक तो होता है किसी व्यक्ति को लड़ाई में मुक्का दिखाना, थप्पड़ दिखाना या छड़ी दिखाना, लाठी दिखाना, ये होता है असॉल्ट, हमला। ये आईपीसी बीएनएस में भी डिफाइन है। और अगर उसी थप्पड़ को लगा दिया जाता है या उसी लाठी से उसको मार दिया जाता है या उसी मुक्के से उसको पीट दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका संप्रहार। तो बैटरी का मतलब होगा कि बिना सहमति के शारीरिक संपर्क करना, ये टॉर्ट कमिट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कंपनसेशन करना, प्रॉपर्टी अगर कोई ले ली किसी ने तो उसको वापस लेना, ठीक है, और रिस्टोरेशन भी होता है इसमें। तो सभी आंसर सही है, तो ऑप्शन डी जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है तो उसको वापस दिला दो, उसको वापस दिलाना ही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेस्टिट्यूशन, प्रत्यास्थापन की कार्रवाई इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, किस मामले में पब्लिक न्यूसेंस को मान्यता दी गई? पब्लिक न्यूसेंस के लिए केस था डॉक्टर राम राज सिंह वर्सेस बाबूलाल। ऑप्शन बी इसका सही है आंसर। राइलेंड्स का हो गया, फिर वो कठोर दायित्व, दोनों का हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे इसको। एसबी बनाम वाइट हो गया, इंजुरियस एंड डैमनम, ये हो जाएगा आपके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, टॉर्ट्स में स्लैंडर किस प्रकार का मामला है? स्लैंडर का मतलब होता है डिफामेशन करना, मानहानि करना, और ये मानहानि होती है मौखिक रूप से शब्दों के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका वर्बल डिफामेशन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्टस रियस का अर्थ क्या है? देखो, एक्टस रियस का मतलब होता है, एक लैटिन की मैक्सिम है,
एक लैटिन की मैक्सिम भी है, ये जो मेंस रिया वाली है वो अभी मेरे को याद नहीं आ रही है। एक्टस नॉन फेसिट ट्रियम निसी मैंसिट ट्रिया, ऐसे कुछ मैक्सिम है, हाँ यही है, एक्टस नॉन फेसिट ट्रियम निसी मैंसिट ट्रिया, कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं होगा जब तक कि उसका कार्य दुराशय से प्रेरित नहीं हो। तो ये जनरली यूज होती है, तो ये टॉर्ट में भी लगती है और आईपीसी बीएनएस में भी लगती है। तो आपराधिक मामलों में तो लगती है और इस मामले में भी, अपकृत्य के मामले में भी लगती है। एक्टस नॉन फेसिट ट्रियम निसी मैंसिट ट्रिया, यही सही मैक्सिम है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं होगा, तब तक अपराधी नहीं होगा जब तक कि उसका कार्य दूषित मन से नहीं किया गया हो। तो कुछ अपराध जो आप करते हैं वो उसके लिए मेंस रिया ज़रूरत होती है और कुछ टॉर्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए ज़रूरत नहीं होती है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, रेस इप्सा लोक्यूटर का क्या अर्थ है। देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इससे क्या होगा, थोड़ा रिपीट होने पर मैं भी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी सही हो जाएगा। रेस इप्सा लोक्यूटर का मतलब होता है घटनाएं परिस्थितियाँ स्वयं बोलती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, इस लैटिन की मैक्सिम का, लैटिन की मैक्सिम भी AAB के एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। जब बार बार पूछी जाती हैं तो हमारी कमांड जो है वो लैटिन की मैक्सिम पर भी अच्छी होनी चाहिए। इच्छुक व्यक्ति को हानि नहीं होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, डैमनम सिने इंजूरिया का मतलब होता है कि आपको किसी भी तरह का आपका इंजरी नहीं हुई है, लीगल राइट वॉलेट नहीं हुए हैं, लेकिन आपको डैमेज ज़रूर हुआ है। तो ऐसे डैमेज के लिए आप कोर्ट में क्षतिपूर्ति के लिए दावा नहीं डाल सकते। तो हार्म विदाउट इंजरी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कैविएट एम्प्टर का क्या अर्थ होता है। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है सेलर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी, विक्रेता की जिम्मेदारी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मैंसिट्रिया का क्या मतलब होता है। तो अभी मैंने बताया एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मैंसिट्रिया का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं होगा जब तक कि उसका कार्य दुराशय से प्रेरित नहीं हो। तो केवल शारीरिक कार्य महत्वपूर्ण है नहीं, दोष और इरादा आवश्यक है। कार्य भी कोई भी कार्य अपराध नहीं है। एक कानूनी कार्य बिना कारण नहीं होता है। इसका आंसर होगा दोष यानी कि रॉन्गफुल एक्ट और गिल्टी इंटेंट दोनों होने चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, एप्रोप्रिएट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, उबीजस इबी रेमेडियम का अर्थ क्या होता है। उबीजस इबी रेमेडियम का मतलब होता है जहाँ पर अधिकार है वहाँ पर आपको उपचार भी मिल जाएंगे। तो वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, पर से का मतलब क्या होता है। पर से का मतलब होता है स्वयं में, बाई इटसेल्फ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, डैमनम सिने इंजुरिया का सिद्धांत कब लागू होता है। डैमनम सिने इंजुरिया वापस आ गया है। मैं कह रहा हूँ पूरा टॉर्ट दो ही मैक्सिम पर आधारित है, इंजुरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजुरिया। तो इसका मतलब होता है कि आपको डैमेज ज़रूर हुआ है लेकिन आपके लीगल राइट वॉलेट नहीं हुए हैं। जब हानि विधिक अधिकार का उल्लंघन के साथ हो, व्हेन हार्म अकर्स विद द वॉलेशन ऑफ अ लीगल राइट, नहीं ये भी नहीं है। जब कोई अनुबंध का उल्लंघन हो, ये भी नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो आता ही नहीं है, वो अलग ही है, ठीक है। और इससे भी एक बात, ये जो ऑप्शन सी है इसको पढ़ करके मेरे दिमाग में आ गई, तो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेता हूँ कि जो डैमेजेज हैं वो टॉर्ट में हम मांगते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेज, यानी कि अनिर्धारित हानियों को लिए हम दावा लाते हैं। अनिर्धारित हानियाँ यानी क्षतिपूर्ति के लिए हम दावा लाते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए ही हमेशा सूट लाया जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हम लेकर के आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब हानि विधिक अधिकार का उल्लंघन किए बिना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, इंजुरिया सिने डैमनम का सिद्धांत किस स्थिति में लागू होता है। तो ये तो बार बार आ रहा है कि व्हेन हार्म अकर्स विथ वायलेशन ऑफ लीगल राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का आपके बी, जब विधिक अधिकार का उल्लंघन
बिना हानि को, व्हेन देयर इज ए वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट हार्म। तो आपको डैमेज भले ही कुछ ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके लीगल राइट वायलेट हो गए हैं तो ज़रूर आप उसके लिए सिविल न्यायालय में, सिविल कोर्ट में क्षतिपूर्ति के लिए बात ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यानी कि कठोर दायित्व के सिद्धांत का कौन सा अपवाद निम्नलिखित में से है? तो कठोर दायित्व का सिद्धांत का जो अपवाद है वो रहेगा वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया के सिद्धांत का अपवाद क्या है? इसका भी सिद्धांत, अपवाद का भी अपवाद क्या होता है? देखो, अपवाद का भी अपवाद, अगर कंसेंट आपने अगर ले ली है धोखे से तो फिर वो यहाँ ये सिद्धांत लागू नहीं होगा, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया लागू नहीं होगा। जब कंसेंट ही आपने धोखे से ले ली, टॉर्ट कमिट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, एक्ट ऑफ गॉड सिद्धांत का उपयोग किस मामले में एक रक्षा के रूप में नहीं किया जा सकता? कब आप डिफेंस नहीं ले सकते हैं? जब मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले नुकसान हो। भाई जब मानवीय हस्तक्षेप हो तो वहाँ तो एक्ट ऑफ गॉड हो ही नहीं सकता, तो जब एक्ट ऑफ गॉड नहीं होगा तो आप डिफेंस भी नहीं ले पाओगे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, नेसेसिटी का सिद्धांत कब एक रक्षा के रूप में नहीं माना जाएगा? देखो, नेसेसिटी भी है तो एक डिफेंस है। मैं आपको डिफेंस बता देता हूँ, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, और जैसे अवश्यंभावी दुर्घटनाएं हो गई, फिर हो गया आपके प्राइवेट डिफेंस, नेसेसिटी, कंसेंट, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया हो गया, वादी स्वयं अपकारी होता है, सामान्य अधिकारों का उल्लंघन हो गया, तुच्छ प्रकृति के कार्य हो गए, भूल, योगदायी उपेक्षा, ये सारे डिफेंस है, जनरल डिफेंस है जो टॉर्ट में होते हैं, जो प्रतिवादी को जरूर मिलते हैं। प्रतिवादी अगर ये प्रूव कर देता है तो क्षतिपूर्ति से बचा जा सकता है। तो कई सारे केस है, जैसे एक्ट ऑफ गॉड में केस है निकोल्स बनाम मार्शलैंड का, बहुत फेमस केस है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड का। निकोल्स वादी था और मार्शलैंड प्रतिवादी था। प्रतिवादी ने अपनी भूमि पर कृत्रिम बांध बनाए थे, लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है, उसकी वजह से उसके बांध टूट जाते हैं और पानी वादी के ज़मीन में चले जाते हैं, वादी को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। फिर वादी लेकर जाता है बात, लेकिन उसे माना जाता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड में आ गया, ये विकृत कार्य है। 57, नेसेसिटी का सिद्धांत कब एक रक्षा के रूप में मान्य नहीं होगा? कब नहीं होगा नेसेसिटी का सिद्धांत? जब कार्य जीवन की रक्षा के लिए किया गया हो तब तो होता है, जब कार्य संपत्ति की रक्षा के लिए किया गया तब भी होता है, जब कार्य समाज को नुकसान पहुंचाए तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, किस परिस्थिति में इनएविटेबल एक्सीडेंट का बचाव मान्य नहीं होगा? कब ऐसा इनएविटेबल एक्सीडेंट होता है तो उसमें बचाव आप डिफेंस नहीं ले सकते हैं, प्रतिवादी नहीं ले सकता। जब दुर्घटना किसी की गलती से न हो, जब दुर्घटना को रोका जा सकता था, अगर आप दुर्घटना को रोक सकते थे, और अंतिम अवसर का सिद्धांत भी यही कहता है कि जब आपके पास में अंतिम अवसर है दुर्घटना को रोकने का, तो उस समय आप फिर इनएविटेबल एक्सीडेंट के बचाव के रूप में ये नहीं कह सकते कि अवश्यंभावी दुर्घटना थी। अवश्यंभावी दुर्घटना का मतलब कि जैसे मान लो अगर कोई गाड़ी जा रही है और ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो नहीं रोक पाता है, तो मान सकते हैं कि वहाँ वो बचाव ले सकता है, लेकिन अब यहाँ तो बचाव कैसे ले सकता है जब वो दुर्घटना को रोक ही सकता था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, प्राइवेट डिफेंस का सिद्धांत किस स्थिति में मान्य नहीं होगा? जब प्राइवेट डिफेंस का मतलब ही क्या होता है, सामने वाला जो जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स हमें लगाना है, उससे ज़्यादा हम एक्सेस नहीं कर सकते, एक्सेस फोर्स का यूज ही नहीं करना है, तो जितना बल का प्रयोग किया गया उतना ही बल का प्रयोग करना है। जब आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया गया हो वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्राइवेट डिफेंस में दोनों आ जाते हैं, ये तो बीएनएस में भी आएगा, आईपीसी में भी आएगा, लेकिन आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा कि प्राइवेट डिफेंस दोनों तरह के होते हैं, शरीर के प्रति कारित होने वाले अपराधों में भी मिल जाते हैं और संपत्ति के प्रति कारित होने वाले अपराधों में भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट, पेरेंटल अथॉरिटी का सिद्धांत कब लागू नहीं होगा? तो ये तो वैसे टॉर्ट कमिट नहीं होता जब पेरेंट्स अपने बच्चों पर स्ट्रिक्ट थोड़े होते हैं, लेकिन ज़्यादा ही हो जाते हैं, जब स्ट्रिक्ट ज़्यादा ही हो जाते हैं और जब बढ़ जाता है ये एक्सेसिव हो जाता है तब ये लागू नहीं होता सिद्धांत, अदरवाइज ये भी एक तरह का डिफेंस है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब बच्चे पर अत्यधिक कठोरता बरती जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61,
स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का अपवाद कब लागू नहीं होता, कब नहीं होगा? जब कार्य कानून द्वारा स्वीकृत हो, ये भी नहीं है इसका आंसर। जब कार्य किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो, जब कार्य अनावश्यक नुकसान पहुंचाता हो, हाँ ये हो सकता है। जब कार्य किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है बिना किसी कारण के, तो फिर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का आप डिफेंस नहीं ले सकते। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ट्रेसपास एब इनिशियो का सिद्धांत किस स्थिति में लागू नहीं होता है? ट्रेसपास एब इनिशियो का सिद्धांत तब लागू नहीं होगा जब प्रवेश जो है वो अवैध तरीके से लिया गया हो, जब प्रवेश कानूनी सहमति के साथ लिया गया हो। जब प्रवेश कानूनी सहमति के साथ लिया गया हो तो तब सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ फिर वैलिड हो जाएगा, वैध तरीके से फिर वो ट्रेसपास हो जाएगा, तो फिर अपराधी नहीं बनेगा, टॉर्ट ही नहीं बनेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के सिद्धांत का अपवाद क्या? इसका भी अपवाद का अपवाद है। चलो, कॉन्ट्रीब्यूटरी यानी कि योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत का अपवाद क्या है? तो इसके सिद्धांत का जो अपवाद है वो है अंतिम अवसर का सिद्धांत। ये गलत हो गया, अंतिम स्पष्ट इसको कर लेना, अंतिम अवसर का सिद्धांत। तो लास्ट अपॉर्चुनिटी किसके पास में? जब दोनों ही गलती पर हैं, वादी भी गलती पर है, उतनी ही गलती, बराबर गलती जितनी प्रतिवादी की है, दोनों ही गलती पर हैं, तो फिर कैसे डिसाइड करें कि टॉर्ट किसने कमिट किया? तो फिर बात ये देखा जाएगा कि अंतिम अवसर किसके पास में था उस टॉर्ट को रोकने का। जो रोक सकता था और उसने नहीं रोका तो वो फिर लायबल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, किस सिद्धांत के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने किसी कर्मचारी द्वारा की गई गलती के लिए उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर 64, इसका आंसर हो जाएगा विकेरियस लाइबिलिटी, जो हमने अच्छे से कवर कर लिया है इससे पहले। भीम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ भीम सिंह बनाम जम्मू एंड कश्मीर राज्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, रेस इप्सा लोकिटर सिद्धांत किस पार्ट से संबंधित है? ये तो लापरवाही से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बार बार पूछ रहा है तो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, अगर किसी व्यक्ति के कर्तव्य से किसी अन्य व्यक्ति को मानसिक आघात पहुंचता है, नर्वस शॉक, तो इसे किस प्रकार का टॉर्ट माना जाएगा? इसे नर्वस शॉक माना जाएगा। ऑप्शन सी तंत्रिका सदमा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का सिद्धांत किस मामले में पहली बार स्थापित किया गया था? रायलैंड वर्सेज फ्लेचर के केस में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा टॉर्ट के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है? टॉर्ट में अतिक्रमण आता है, ट्रेसपास आता है, न्यूसेंस आता है, डिफॉर्मेशन आता है, क्राइम नहीं आता है, अपराध नहीं आता है। ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, डिफॉर्मेशन का संबंध किस प्रकार के अधिकार के उल्लंघन से है? डिफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी की रेपुटेशन को खराब करना। तो 69 में आंसर हो जाएगा राइट टू रेपुटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस मामले में नर्वस शॉक को एक टॉर्ट के रूप में मान्यता दी गई? तो डू लियू वर्सेज वाइट एंड सन्स का मामला था। डू लियू वर्सेज वाइट एंड सन्स का मामला, इसी मामले में नर्वस शॉक को एक टॉर्ट के रूप में मान्यता दी गई, रिकॉग्नाइज किया गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। एआईबी के एग्जाम में केस रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, किस सिद्धांत के अंतर्गत मालिक अपने पालतू जानवरों द्वारा की गई हानि के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये तो आपको अभी मैंने पढ़ाया है। तो 71 में आंसर हो जाएगा विकेरियस लायबिलिटी तो नहीं है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी नहीं है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो सकती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सख्त उत्तरदायित्व, कठोर दायित्व का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, किस केस में नेबर प्रिंसिपल का विकास हुआ था? तो नेबर प्रिंसिपल का सिद्धांत जो हुआ था, नेबर प्रिंसिपल का ये जो केस है, इस केस का हाँ डोनोग वर्सेज स्टीवेंसन, ये नेबर प्रिंसिपल का जब आपको पूछे तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर कहीं दिक्कत आ जाती है तो आपको ये देखना है कि रायलैंड वर्सेज फ्लेचर का केस तो कठोर दायित्व में आ जाएगा, एसपी बनाम वाइट का केस फिर वो आ जाएगा उसमें इंजूरियस साइन लेमनो में, फिर रहते हैं
पाल्सग्रेव वर्सेस लॉन्ग आइसलैंड रेल रोड कॉरपोरेशन का मामला, ये तो नहीं है। फिर डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन का मामला है, तो इसको पूरा मैं आगे बता दूंगा कि क्या मामला था। डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन का वीडियो लंबा बन रहा है, लेकिन जरूर इसको पूरा देखना, आपके कॉन्सेप्ट सारे सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, किस टॉर्ट में किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने का प्रयास करना भले ही हानि न हो एक टॉर्ट माना जाता है? तो चोट पहुंचाने का प्रयास करना यानी कि सिर्फ डराना, युक्तियुक्त डर पैदा करना, तो ये हो जाएगा आपके असॉल्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर के प्रति कारित करने वाले अपराध 3 प्रकार के हैं, संप्रहार, हमला और मिथ्या कारावास, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, किस सिद्धांत में कहा गया एक व्यक्ति अपने खतरे के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है? तो अपने खतरे के लिए 74 का आंसर हो जाएगा वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, किस टॉर्ट के अंतर्गत किसी के अधिकार के सम्मान को ठेस पहुंचाने का मामला आता है? तो अधिकार और 75 में हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए डिफामेशन, मानहानि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, किस प्रकार के टॉर्ट में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत लागू होता है? तो ये खतरनाक पदार्थों से हुई हानि, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, रेस्पोडेंट सुपीरियर सिद्धांत का संबंध किस प्रकार के उत्तरदायित्व से है? रेस्पोडेंट सुपीरियर का सिद्धांत जो है, और उसका आंसर हो जाएगा विकेरियस लायबिलिटी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, असोल्ट और बैटरी के बीच मुख्य अंतर क्या है? असोल्ट में क्या होता है? युक्तियुक्त, हमले में क्या होता है? डर पैदा करना, और बैटरी में क्या होता है? मारपीट करना। तो हमला आने की धमकी है और मारपीट वास्तविक हानि है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, फोर्सिएबिलिटी का सिद्धांत किस प्रकार के टॉर्ट में सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेग्लिजेंस, लापरवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, किस प्रकार के टॉर्ट में क्वालिफाइड प्रिविलेज एक बचाव का साधन है? डिफामेशन में होता है, मानहानि में क्वालिफाइड प्रिविलेज होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, एब्सोल्यूट लायबिलिटी किस सिद्धांत में किस मामले में लागू किया गया था? पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी 2 और 3 दिसंबर मध्य रात्रि को हुई थी, MIC नामक जहरीली गैस से रिसा हुआ था, और उसकी वजह से भोपाल में लगभग 4000 के आसपास लोगों की डेथ हो गई थी और लाखों लोग घायल हो गए थे। और एक वो अंग्रेजी कंपनी थी, इंग्लिश कंपनी ही थी, शायद वही थी, उसी कंपनी पर 470 करोड़ का जुर्माना लगाया भी गया था, यानी कि क्षतिपूर्ति ली गई थी। आगे हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। किस केस में पहली बार स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत स्थापित किया गया? रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, किस केस में नेबर प्रिंसिपल का सिद्धांत? नेबर प्रिंसिपल डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन। डोनोग स्टीवेंसन जो है वो देखो, डोनोग वादी है, स्टीवेंसन प्रतिवादी, ये आपको समझना है। सिविल का केस है, सिविल के केस में वादी प्रतिवादी ही होते हैं, और टॉर्ट में हम क्षतिपूर्ति का दावा करते हैं, सिविल न्यायालय में जाते हैं तो वादी प्रतिवादी बन करके ही जाएंगे। डोनोग वादी था, स्टीवेंसन प्रतिवादी था। तो क्या होता था, दोनों अपने दोस्तों के साथ में बैठता, कोई दोस्त गिफ्ट लेकर के आ गया, इसके लिए कोई वाइन की बोतल लेकर के आया था, शायद हो सकता है, और उस बोतल में जो वो वाइन उसने वो पारदर्शी नहीं थी, और उसने जैसे ढक्कन खुला और ऐसे पी लिया, और फिर उसने बाद में जब गिलास में उसको लिया वाइन को, तो उसमें कोई ऐसा जानवर सा था, और उसको देख करके वो बीमार पड़ गया, फिर वो उसके खिलाफ दावा लाया। तो ये नेबर प्रिंसिपल का सिद्धांत यही है शायद मेरे हिसाब से, दोनों स्टीवेंसन का मामला यही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, किस केस में भारत में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत विकसित किया गया था जिसमें खतरनाक गतिविधियों से हानि के लिए उत्तरदायित्व तय होता है? 84 का आंसर होगा MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। पूर्ण दायित्व पूछे तो MC मेहता, कठोर दायित्व पूछे तो रायलैंड बनाम फ्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, किस केस में कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के सम्मान का उल्लंघन करने वाले बयानों के लिए मानहानि का केस बनता है?
सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, किस केस में वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का सिद्धांत स्थापित किया गया था? तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का सिद्धांत था हॉल वर्सेज ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब। हॉल वादी था, ब्रुकलैंड प्रतिवादी था। हॉल ने जो मोटर कार की रेस होती थी, कार रेसिंग में गया था वो स्टेडियम में, वहाँ देखने के लिए गया था। जब वो गया तो वो जब उसने टिकट लिया तो ये मान लिया गया था कि उसने अपने जोखिम पर ही टिकट लिया है। तो वहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है, कार उछल करके लोगों जनता पर, मतलब जो दर्शक हैं उन पर आ जाती है और वहाँ ये घायल हो जाता है हॉल। तो माना गया कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का सिद्धांत वहाँ लागू किया गया कि उसने अपनी सहमति दे दी थी जोखिम के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, किस केस में रेस इप्सा लोकेटर का सिद्धांत लागू किया गया था? तो रेस इप्सा लोकेटर का सिद्धांत लागू किया गया था बायरन वर्सेस बोडल के केस में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, किस केस में ये निर्णय दिया गया कि नेग्लिजेंस के कारण, उपेक्षा के कारण मानसिक आघात भी एक टॉर्ट है? डूलियो वर्सेज वाइट एंड सन्स का मामला, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, किस केस में इस सिद्धांत स्थापित किया गया कि पब्लिक न्यूसेंस के लिए व्यक्तिगत नुकसान का दावा कर सकता है? तो पब्लिक न्यूसेंस के लिए आंसर हो जाएगा इसका कैंपबेल वर्सेज पेडिंगटन कॉरपोरेशन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, किस केस में ये निर्णय लिया गया कि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी मुआवजे का हकदार होता है, भले ही उसे हानि नहीं हुई हो? तो ये एसपी बनाम वाइट का केस है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, टॉट शब्द लैटिन शब्द टॉटम से बना है, तो ऑप्शन डी इसका, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि टॉट इंग्लिश वर्ड है और जो इंग्लिश वर्ड टॉट है ये बना है टॉटम के, लैटिन भाषा के टॉटम शब्द से। तो ऑप्शन डी, और इसका मतलब भी होता है टॉटम का टू ट्विस्ट, यानी कि तोड़ना, मरोड़ना, विधि विरुद्ध आचरण करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा अपकृत्य संपत्ति में अतिक्रमण में कौन सा अपकृत्य संपत्ति के अतिक्रमण के अपकृत्य में कुछ हद तक संबंधित है? तो विच टॉट इज समवॉट रिलेटेड टू द टॉट ऑफ ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी? हमला तो नहीं है, उत्पीड़न भी नहीं है, बैटरी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूपांतरण, कन्वर्जन। ये भी एक तरह का टॉट है, ये भी ध्यान रखना है। उपेक्षा है, मानहानि डिफामेशन भी एक तरह का टॉट है, टाइप्स ऑफ टॉट है, और कन्वर्जन भी है। फिर शरीर के प्रति कार्य होने वाले अपकृत्य जैसे हमला हो गया, संप्रहार हो गया, मिथ्या कारावास हो गया। फिर मानसिक रूप से परेशान करने वाले जैसे विद्वेषपूर्ण अभियोजन हो गया, और फिर प्रतिनिधिक दायित्व विकीरियस लाइबिलिटी, ये टाइप्स ऑफ टॉट है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, जानबूझकर किए गए अपकृत्य में दावेदार को यह दिखाना आवश्यक है कि प्रतिवादी ने जानबूझकर चोट पहुंचाई है, इंटेंशनली कॉज हार्म। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, डोनोग बनाम स्टीवेंसन का अंग्रेजी मामला कब तय हुआ? ऑप्शन है 1942, 1952, नहीं ये दोनों नहीं है, 1932, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानबूझकर किया गया अपकृत्य का प्रकार नहीं है? तो जानबूझकर क्या नहीं होता है? जानबूझकर ड्यूटी ऑफ केयर नहीं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, किस मामले के कारण पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू हुआ? ये केस कई बार पूछा जाता है और इस तरह से अगर ऑप्शन पूछे जाए तो आंसर कई बार गलत हो जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, 1984 में हुआ था, 2 दिसंबर से 3 दिसंबर तक चली थी, मध्य रात्रि को हुआ था। MI नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। करीब 4,000 लोगों को नुकसानकारी हुआ, डेथ हो गई थी। लाखों की संख्या में लोगों को बीमार पड़ गए थे, यानी कि घायल हो गए थे। और फिर रिप्रेजेंटेटिव सूट लाया गया था। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब हो गया कि ऐसा सूट ऑर्डर 1 रूल 10 CPC, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत सरकार ने लाया था 470 करोड़ का हम कंपनसेशन अमाउंट लेकर के आए थे। तो ऑप्शन सी MC मेहता बनाम श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइज
लिमिटेड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। 1984 में भोपाल गैस रिसाव आपदा में मिथाइल आइसोनाइट गैस का रिसाव हुआ था। 2260 आंकड़ा बढ़ भी गया था, बाद में 4000 के आसपास आ गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोनाइट MIC नामक जहरीली गैस थी वो। कौन सा आप करते हैं किसी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान को कवर करता है? तो रेपुटेशन को तो फिर डिफामेशन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा टॉर्ट कानून के 3 उद्देश्यों में से एक नहीं है? डिटरेंस है, निष्पक्ष एवं न्यायसंगत प्रतिक्रिया है, हानि प्रचार भी है, लेकिन लाभ साझेदारी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता, ये इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, पर्पज होता ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। टॉर्ट कानून क्या है? टॉर्ट कानून नागरिक कानून है, सिविल कानून है, और ये आपका पूरा टॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, सारे MCQs मैंने करा दिए हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूरे 100 हो गए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी और आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। कोई भी किसी भी तरह का, ये एक और बात कि हम किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं, ना ही टेलीग्राम पर ना इंस्टाग्राम पर, और कहीं किसी भी तरह का किसी भी नोट्स के लिए हम पैसे नहीं लेते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, हमारा चैनल दे रखा है और टेलीग्राम भी है, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारी PDF मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और MCQ सीरीज भी मिल जाएगी। उसके बाद आपको वहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जहाँ से आपको बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपकी टॉर्ट की क्लास थी। एक क्लास और टॉर्ट की लेकर के आऊँगा कल या 1-2 दिन बाद, हो सकता है उसमें MV एक्ट भी होंगे और उसमें आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।